दानिश उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम चाहे बात करो या ना करो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे करीब रहना है, और अब मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें वह सब कुछ करना होगा। यह सारी बातें सुनकर अंतरा ने गुस्से के साथ कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, इसलिए आप भूल जाइए और मुझसे दूर रहें। यह कहकर वह खुद से दानिश को छुड़ाने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसके कान में मदहोशी के साथ कहा, बात तुम्हें अजीब लगेगी लेकिन यही सच है। मैं वाकई तुम्हारे करीब आकर तुम्हें जानना चाहता हूँ। इतने सालों से मैं तुमसे दूर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे खुद के करीब आने दो। मैं तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो वहीं अंतरा शौक होकर दानिश की ये बात सुनते रह गई। दानिश अंतरा को अपनी आगोश में ले लिया। अंतरा एक पल के लिए स्तब्ध थी, लेकिन पता नहीं क्यों दानिश की करीबी उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस करवा रही थी। उसे ऐसा नहीं लग रहा था जैसा कि वह किसी गैर की बाहों में हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्मों से सिर्फ उसके लिए हो। लेकिन फिर भी वह नाराजगी के साथ बोली, पहले तो आपने जबरदस्ती मुझे इस घर में रख लिया, ऊपर से मुझे मेरे दोनों डैडी से भी मिलने नहीं दिया, और अब आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। यह कहकर वह फिर से दानिश को खुद से दूर करने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसे दीवार से सटाया और उसकी आंखों में गौर से देखकर बोला, मैं तुम्हें अपनी दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। दानिश की ये बात सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे दोनों डैडी का साथ चाहिए। मुझे मेरे दोनों डैडी के साथ रहना है। अगर वह यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। यह कहकर फिर से दानिश से दूर होने लगी, लेकिन तभी दानिश ने गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम चाहती हो कि वह दोनों यहाँ पर रहें? अंतरा ने तुरंत अपना सर हिलाया और बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों डैडी यहाँ पर रहें, तभी मैं यहाँ पर रहूंगी। इसके जवाब में दानिश ने मुस्कुराहट के साथ बोला, ऑल राइट, मैं इसके लिए उन दोनों से बात करूंगा और वह दोनों यहाँ पर रहेंगे, लेकिन क्या अब तुम यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो? दानिश ने जब यह कहा तो अंतरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत खुशी के साथ कहा, हाँ, अगर मेरे दोनों डैड यहाँ पर रहेंगे तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। उसकी बात सुनकर दानिश हल्के से मुस्कुराया और बोला, यू नो वाट, अगर वह यहाँ पर नहीं रहते तब भी तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर रहना पड़ता। दानिश की ये बात सुनते ही अंतरा के चेहरे की वह मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने गुस्से के साथ कहा, नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ पर ना रहती। अगर मेरे दोनों डैडी नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। उसके जवाब में दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम अभी वाकई बहुत स्टूपिड हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अंतरा को दानिश की बातें कुछ समझ नहीं आई। उसने ना समझी में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में दानिश ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे कहने का जो भी मतलब है तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, आगे जो कुछ भी होगा उस सब कुछ बिल्कुल अलग होगा, जिसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। यह कहकर वो नीचे झुका और उसके होठों को चूमते हुए वहां से बाहर निकल गया। तो वहीं अंतरा दानिश के लिए बातें बस हैरानी से सुनती रह गई। उसने शौक होकर कहा, वो उसके कहने का मतलब क्या है? वह ऐसा क्यों कर रहे थे कि मैं आगे सब समझ जाऊंगी? वह ऐसा क्या करने वाले हैं? लेकिन कुछ भी हो, अगर मेरे दोनों डैड यहाँ पर रहेंगे तभी मैं यहाँ रहूंगी। यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन वह जैसे ही दूसरी तरफ बढ़ी, सामने ही उसे दृश्यम खड़ा दिखाई दिया। दृश्यम को देखते ही अंतरा ने जल्दबाजी के साथ कहा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया? तभी दृश्यम भी उसके पास आया और बोला, अंतरा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने भाई के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, लेकिन मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उन्हें माफ भी नहीं करूंगा। मैं इसके लिए उनसे जरूर बात करूंगा। वह तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर अंतरा ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम उस वक्त अपने भाई के सामने नहीं बोल पाए तब तुम बाद में क्या बोलोगे? मैं तुमसे बहुत नाखुश हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे मेरे दोनों डैडी के पास जाना है। क्या तुम बता सकते हो कि वह कहाँ पर मिलेंगे? उसकी बात सुनकर दृश्यम ने जल्दबाजी के साथ कहा, हाँ, मैं बता सकता हूँ
कि वह कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें मैंने भाई के साथ बैकयार्ड में जाते हुए देखा है। यह सुनते ही अंतरा ने जल्दी से कहा, मैं फिर वहीं जा रही हूँ। यह कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, उसी वक्त दृश्यम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती। यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्यों नहीं जा सकती वहां पर? इसके जवाब में दृश्यम ने कहा, क्योंकि वह भाई का एरिया है और भाई अपने प्राइवेट एरिया में कुछ खास लोगों को ही जाने देते हैं और किसी को नहीं। अभी अगर तुम वहां जाओगी तो शायद तुमसे नाराज हो जाएंगे। पहले ही उन्हें तुमसे प्रॉब्लम है, पर अगर तुम दोबारा से ऐसा करोगी तो वही और भी ज्यादा तुमसे नाराज हो जाएंगे। या सुनते ही अंतरा ने गुस्से के साथ कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई से डरती हूँ? इसके जवाब में दृश्यम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद तुम मेरे भाई से डरती हो। यह सुनते ही अंतरा ने दांत पीसकर कहा, यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैं वहां जाकर रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर सीधे वहां से बैकयार्ड की तरफ बढ़ गई। इधर दृश्यम उसे जाते देख परेशान होकर बोला, अंतरा, तुम क्यों शेर की गुफा में खुद से जा रही हो? अगर तुम वहां जाओगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसके जवाब में अंतरा ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से जा चुकी थी। लेकिन तभी दृश्यम के पास उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा और उस पर फिर से उस आदमी का फोन था। दृश्यम गुस्से के साथ फोन उठाते हुए कहा, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? उधर से आवाज आई, बॉस, वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, यहाँ भागने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे कैसे संभालें, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ रहा है। अगर आप फ्री हो तो एक बार चले आइए और आप इससे खुद ही अपना फोन ले लीजिए, क्योंकि यह फोन के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकंड के लिए दृश्यम को कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में कहा, एक मिनट, मैंने तुमसे फोन चोर को पकड़ने के लिए कहा था। तुम किसी लड़की को उठा लाए? कहीं तुमने किसी गलत लड़की को तो नहीं उठाया ना? अगर तुमने ऐसा किया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी यह बात सुनते ही उधर से जल्दबाजी के साथ उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं बॉस, आपको गलतफहमी हो रही है। हमने तो उसे उठाया है जिसने चोरी किया था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर देख लीजिए। वह कोई लड़का नहीं, लड़की है। दृश्यम ने जैसे यह सुना वह शौक हो गया और दूसरे पल वह तुरंत बोला, ऑल राइट, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। उसके बाद उसने कॉल कट किया और वह सीधे वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा बैकयार्ड की तरफ जा रही थी, लेकिन वह बैकयार्ड की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अंतरा एक पल के लिए अपनी जगह रुक गई। अंदर से नमन ने कहा, दानिश सर, आपने हमसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आप जब अपने बचपन में ही अंतरा को अडॉप्ट कर चुके थे, ओबराय फैमिली के लिए करवाया था, तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि हम उसके दोनों डैडी बनेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे? दानिश किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठा था। वह इस बात को सुनकर डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे खेल खेलने में बहुत मजा आता है। अब जब मैं लोगों के दिल और दिमाग से खेलता हूँ तो मुझे अलग ही सुकून होता है, और उस वक्त मैं आप दोनों के दिल और दिमाग दोनों से खेलना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या कोई प्रॉब्लम है आप दोनों को? यह सुनकर अब रोहित ने गुस्से के साथ कहा, आपसे हमें प्रॉब्लम है? आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है, क्या अंतरा आपके साथ रहेगी? वह यहाँ कभी नहीं रहेगी हमारे बिना। इसके जवाब में दानिश ने सर्द आवाज में कहा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर रहें, जिससे कि वह मेरे करीब रह सके। आप दोनों को अच्छे से पता है कि वह मेरे लिए क्या है। वह मेरी जिंदगी की पहली लड़की है जिसके मैं करीब जाना चाहता हूँ, और मेरी नजर उससे चाह कर भी नहीं हटती। अब वह मेरी हो चुकी है। अब मैं बहुत जल्द उसके दिल, दिमाग और बॉडी सब पर अपना हक पालूंगा। यह सुनकर रोहित, नमन दोनों हैरान थे। इधर अंतरा जो खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, वह भी एक पल के लिए शॉक हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दानिश ऐसा नहीं कर सकते। वह मेरे साथ जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे अब तो बहुत डर लग रहा है। तभी अंदर से रोहित की आवाज आई, दानिश सर, आप क्या कह रहे हैं? आपने उसे आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट किया है, तो क्या अब आप उसे तकलीफ देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? यह सुनकर दानिश हंसने लगा। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। उसने हंसते हुए कहा, अगर मैंने उसे आगे बढ़ाया है तो मैं उसे पल भर में
नीचे भी गिरा सकता हूँ। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और उसे भी नहीं। इसलिए जाकर उसे समझा दो कि वह मेरी बातें सुने और मानना शुरू कर दे। इसी में सबकी भलाई है। अब आप दोनों जा सकते हैं और आप दोनों के लिए मैंने रूम रेडी करवा दिया है। आप दोनों जाकर उसी में रहिए और अब यहीं पर रहिए। यह सब सुनकर अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह तुरंत वहां से दौड़ते हुए दूसरी तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में कॉटेज के बाहर दृश्यम ने अपने कार रोक दी और वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर जाते ही उसकी नजर हाल की तरफ चली गई जहां इस वक्त एक लड़की को बांध कर रखा गया था। उस लड़की के बाल लंबे थे और इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर थे, लेकिन वह लड़की अपने बंधे हाथों पैरों को हिलाते हुए बहुत जोर से चिल्लाई जा रही थी। चारों तरफ तोड़फोड़ मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भूचाल आया हो। वहां गार्ड ऑलरेडी उस लड़की के पास खड़े हुए थे, उसे गुस्से से ही देख रहे थे क्योंकि उस लड़की ने और सभी के नाक में दम कर रखा था। तभी दृश्यम गुस्से के साथ अंदर आते हुए बोला, तो तुम हो जो जिसने मेरा फोन चुराया था। दृश्यम की आवाज सुनते ही अचानक से उस लड़की ने अपने बालों को दूर झटकते हुए दृश्यम की तरफ देखा, लेकिन दृश्यम ने जैसे उस लड़की को देखा वह एक पल के लिए चलते चलते रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे आसपास की चीजें बिल्कुल थम गई हों और यही हाल चोर का भी था। शौक होकर दृश्यम को देख रही थी। दृश्यम काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था इस वक्त। हालांकि उसने इससे पहले भी दृश्यम को देखा था, लेकिन इतने गौर से नहीं क्योंकि उस वक्त उसे फोन चोरी करना था। वह उस वक्त फोन पर कॉन्सेंट्रेट थी, लेकिन अभी दृश्यम को देखकर तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। और वहीं दृश्यम ने भी कुछ सेकंड तक चोर को देखा और फिर दूसरे ही पल अपनी नजर उससे फेर ली और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चोरी करने की? तुम्हें पता भी है मैं अपने फोन के बिना इन दिनों कैसे रह रहा हूँ? मैं कोई जंगली जानवर बन गया हूँ? या कहते हुए वह गुस्से से नीचे झुका और उसे घूरते हुए बोला, मेरा फोन मुझे दे दो। तभी कहर ने गुस्से के साथ कहा, तुम कौन हो और मुझे नहीं पता तुम किस फोन के बारे में बात कर रहे हो। देखा, तुमने मुझे बहुत बड़ी गलती की है। मैं एक सिविल सिटीजन हूँ। मुझे इस तरह से किडनैप करके यहाँ लाने पर तुम्हें सजा हो सकती है। यह सुनकर दृश्यम ने कहा, सजा तो तुम्हें होगी क्योंकि चोरी तो तुमने की है, वह भी दृश्यम ओबराय के फोन की। लेकिन तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर दृश्यम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो असिस्टेंट ने जल्दी से उसके हाथ में फोन दे दिया और बोला, अब मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ और अभी पुलिस वाले आएंगे क्योंकि दानिश ओबराय लड़कियों को टॉर्चर नहीं करता, तुम जैसी लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। उसकी यह बात सुनते ही कहर का मुंह खुला का खुला रह गया। इसलिए दानिश की बात सुनते ही कहर ने गुस्से के साथ दांत पीसकर कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? आप पागल हैं क्या? मुझे पुलिस में दे देंगे क्या? आप वाकई पुलिस के पास कॉल कर रहे हैं? इसके जवाब में दृश्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर मैंने पुलिस के पास कॉल किया और उनसे तुम्हारी सच्चाई बता दी तो यह सुनते ही वह दांत पीसकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जेल भी चली जाऊं। तो उसकी ऐसी हिम्मत देखकर दृश्यम गुस्से से नीचे झुका और उसके जबड़े को कसकर पकड़कर बोला, मैं दिखने में शायद तुम्हें बहुत सीधा और सिंपल नजर आ रहा हूं, लेकिन अभी तुम्हें मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। मैंने अपने पास्ट में बहुत से लोगों की जान ली है और अगर तुमने मुझे जवाब देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। यह कहते हुए उसने उसके गाल को पकड़कर दूर झटक दिया तो कहर सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरी और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वह तुरंत दर्द में बोली, यह क्या बदतमीजी है? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? इसके जवाब में दृश्यम ने गुस्से के साथ कहा, बदतमीजी तो तुमने की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चुराने की? तुम जैसी लड़कियां चोर भी हो सकती हैं या मैंने सोचा भी नहीं था। यह सुनकर कहर ने गुस्से के साथ कहा, अब तुमने देख लिया ना, मुझ जैसी लड़कियों को जो चोर भी हो सकती हैं। अब मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर दृश्यम ने गुस्से के साथ कहा, ऐसे कैसे जाने दूं? पहले मुझे मेरे फोन के बारे में बताओ। कहाँ रखा है तुमने मेरा फोन? या फिर किसी के हाथों उसे बेच दिया? यह सुनकर कहर ने कहा, मुझे तुम्हारे फोन के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से जाने दो। एक बार फिर से दृश्यम नीचे झुका और गुस्से से कहर के जबड़े को पकड़कर बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे जब सीधे सीधे सवाल कर रहा हूँ
तो तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मेरे आदमी ने बेवजह ही तुम्हें नहीं पकड़ा है, उन्हें पूरा शक है कि तुमने ही मेरा फ़ोन चुराया, इसलिए चुपचाप मेरे फ़ोन के बारे में बताओ, वरना तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर कहर ने भी गुस्से के साथ कहा, क्या कर लोगे तुम? और तुम अभी बच्चे हो और तुमने इतनी कम उम्र में मेरा किडनैप करवाया है, इसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकती हूँ। उसके मुंह से खुद के लिए बच्चा सुनकर दृश्यम किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, तुम्हें अभी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इसी के साथ दृश्यम ने अपनी पॉकेट से गन निकाला और वहां पर ऑलरेडी एक इंसान बंधा हुआ था और वह काफी अधमरा भी था। उसे देखकर दृश्यम ने सीधे उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया और बोला, तुम्हें मैं बच्चा नजर आ रहा हूं ना? यह सुनकर कहर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ में एक चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही कहर शॉक हो गई और तुरंत हकलाते हुए बोली, यह तुमने क्या किया? तुमने उसे मार डाला। उसके सामने वाला इंसान जो कुछ देर पहले जिंदा था, उसकी लाश पड़ी थी। दृश्यम ने उसे मारकर अपनी गन को वापस अपने पॉकेट में रखते हुए बोला, तो अब तुम्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा क्या क्या कर सकता है। अब कहर को दृश्यम से डर लग रहा था, क्योंकि कभी उसका पाला ऐसे बड़े लोगों से नहीं पड़ा था। कहर ने थोड़ा कुछ सोचकर कहा, कहीं तुम अंडरवर्ल्ड से तो बिलोंग नहीं करते हो, या फिर कहीं तुम अंडरवर्ल्ड के माफिया किंग के, या फिर तुम्हारी फैमिली उनसे जुड़ी हुई हो। देखो तुम सब कौन हो, मुझे साफ साफ बताओ अपने बारे में। यह सुनकर दृश्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसे काफी समझदार हो, तुम्हें आखिर पता चल गया कि मैं अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हूँ। यह सुनते ही कहर शौक हो गई और शौक होकर बोली, वाट, क्या वाकई? ऐसे तुम्हारी उम्र अभी कितनी छोटी है, इनफैक्ट तुम तो मुझसे भी छोटे नजर आ रहे हो। यह सुनते ही दृश्यम गुस्से से बोला, तुम मुझसे इतनी भी बड़ी नहीं हो, इसलिए खुद को मेरी सीनियर कहने समझने की गलती मत करो। तुम मेरी नज़रों में छोटी और तुम्हारी औकात भी मुझसे छोटी है, और तुम्हें जानना है कि मैं अंडरवर्ल्ड से कैसे कनेक्ट हूँ तो सुनो। मेरे दोनों भाई अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट हैं, और जाहिर सी बात है, जब दोनों बड़े भाई उससे कनेक्ट हैं तो छोटा भाई अपने आप उससे जुड़ जाएगा, इसलिए मैं भी उससे कनेक्ट हूँ। अब तुम्हें समझ आ गया, इसलिए अब चुपचाप मुझे मेरा फोन वापस करो। यह सब कुछ सुनकर कहर बहुत ज्यादा हैरान थी, उसे अब घबराहट होने लगी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इसके फोन के बारे में इसे कैसे बताऊं कि वह फोन मुझसे गिरकर टूट चुका है, और तो और मैंने उस टूटे हुए फोन को भी बेच दिया। अगर मैंने गलती से भी अगर इसे बता दिया तो शायद मेरी जान ले लेगा, और तो और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसकी भरपाई कर पाऊं। और यह अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, या तो किसी से डरेगा भी नहीं, पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कहर तुम तो पूरी तरह से फंस चुकी हो। या कहते हुए वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी दृश्यम ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कितनी देर से अपना फोन मांग रहा हूँ, मुझे मेरा फोन दो। अगर तुमने मेरा फोन नहीं दिया तो मैं इसी आदमी की तरह तुम्हारी भी जान ले लूंगा। कहते हुए उसने अपनी पॉकेट में गन को निकाला और उसे सीधा कहर के ऊपर तान दिया। कहर ने अपने ऊपर गन को देखा तो उसके पसीने छूटने लगे, और उसने हकलाते हुए कहा, मैं बताती हूँ तुम्हारे फोन के बारे में, लेकिन पहले प्लीज इस गन को मुझसे दूर रखो और प्रॉमिस करो तो तुम मुझे नहीं मारोगे। जैसे उसने यह कहा, दृश्यम के एक्सप्रेशन बदल गए। वह नीचे झुका और उसे कसते हुए बोला, बताओ मेरा फोन कहाँ है? लेकिन कहर ने डरते हुए कहा, पर पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। यह सुनकर दृश्यम ने दांत पीसकर कहा, ऑल राइट, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अब बताओ मुझे कि मेरा फोन कहाँ है। यह सुनकर कहर ने अब थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली तुम्हारा फोन मुझसे गलती से टूट गया और फिर मैंने वह बेच दिया। जैसे कि दृश्यम ने यह सुना, उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह काले पड़ गए और वह कहर भी बहुत ज्यादा डर गई। इधर दूसरी तरफ ओबराय पैलेस में रात का वक्त हो चला था। इस वक्त अंतरा रूम में चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे और वह सारी बातें सुन जो कुछ देर पहले उसने नमन और रोहित के मुंह से सुनी थी। तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज से अंतरा ने तुरंत गेट की तरफ देखा। नमन अंतरा की तरफ आते हुए बोला, बेटा कैसे हो? नमन को देखते ही अंतरा दौड़ते हुए उनके पास गई और उनके सीने से लगकर बोली, डैडी फाइनली आप आ गए।
मैं बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान थी। कहते हुए वह नमन के सीने से लग गई तो वहीं नमन ने उसे प्यार से देख बोला, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। यह सुनते ही अंतरा ने इसी के साथ कहा, तो फिर ठीक है, सबसे पहले मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि दानिश ने कब यह सब कुछ किया, कब उन्होंने मेरा एडॉप्शन पेपर चेंज करवाकर ओबराय के एडॉप्शन पेपर से मिलवाया। उसकी आवाज़ सुनते ही नमन एकदम से चुप हो गए। तब अंतरा ने फिर से कहा, और अब आप सबको जब इसके बारे में पता था तो आप सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने क्यों मुझसे यह सच छुपाया? मुझे जवाब दीजिए डैडी, मुझे जवाब जानना है। उसकी सारी बातें सुनकर आखिर में नमन ने कहा, बेटा सच कहूँ तो मुझे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दानिश सर ने ऐसा कब कर लिया, लेकिन मुझे यह सब सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पर अच्छे से रहोगे तो दानिश सर भी तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। उनकी सारी बातें सुनकर अंतरा हैरान थी। उसने दूसरे ही पल दांत पीसकर कहा, तो आप यहाँ इस वक्त मुझे यह समझाने आए हैं कि मुझे यहाँ अच्छे से रहना होगा? मुझे लग रहा था कि आप मुझे वापस लेने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी डैडी। या कहते हुए उसने उससे मुंह फेर लिया तो नमन ने परेशान होकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, तुम्हें अभी यहाँ पर ही रहना होगा। फिलहाल के लिए तुम दानिश सर से डरो मत, वह तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम हमारी भी फिक्र मत करो, हम यहीं पर रहने वाले हैं। जब नमन ने यह कहा तो अंतरा के भाव बदल गए। वह गुस्से से बोली, आप सच कह रहे हैं? कहीं आप मेरा दिल बहलाने के लिए तो मुझे ये सारी बातें नहीं बोल रहे हैं? इसके जवाब में नमन ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया और बोला, नहीं बेटा, मैं कोई तुम्हारा दिल नहीं बहला रहा हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं और रोहित यहीं पर ही रहने वाले हैं और मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें बचपन से शौक था ना बड़े से महल में रहने का, या तुम्हारे लिए किसी महल से कम नहीं है। अब यहाँ तुम आराम से और अच्छे से जियो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। उनकी सारी बातें सुनकर अब अंतरा भी चुप हो गई थी। उसने आखिर में कहा, ओके, जैसा आप चाहें, क्योंकि अगर आप दोनों यहाँ पर रहेंगे तब मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर नमन मुस्कुरा दिए और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अंतरा भी नमन के सीने से लगी रही। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, नमन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी कुछ ही देर में किसी ने अंतरा को नमन से दूर खींच लिया। अंतरा एक पल के लिए हड़बड़ा गई तो वहीं नमन का भी कुछ यही हाल था। वह भी तुरंत डरते हुए सामने देखने लगा। दानिश अपनी लाल नजरों से उसे देखते हुए खड़ा था। दानिश ने दांत पीसकर कहा, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके इतने करीब जाने की? दानिश की ये बात सुनकर एक पल के लिए नमन भी डर गया और डरते हुए बोला, बॉस, लेकिन मैं तो बस अपनी बेटी। तभी दानिश ने दांत पीसकर कहा, यह कोई सगी बेटी नहीं है तुम्हारी, इसलिए इसके पास जाने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर उसने अब अंतरा के बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, और तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम किसी भी इंसान के करीब नहीं जाओगी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें छूट दे दी है। तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो सिली गर्ल, मैं अपना दर्द फिर से तुम्हारे अंदर जिंदा कर दूंगा। या कहते हुए वह गुस्से से नमन से बोला, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नमन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था, सबसे ज्यादा गुस्से को देखकर डर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उस अपने गुस्से में आकर उसकी बेटी को ना नुकसान पहुंचाए, इसलिए वह उससे जाते हुए बोला, दानिश सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बेटी के साथ आप कुछ भी मत कीजिएगा, वह अभी बहुत नादान है। दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, आप मुझे अपनी और इसकी नादानियों के बारे में ना ही बताएं तो बेहतर है। क्या आपको नहीं पता कि मैं पहले से इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ? अगर यह नादान है तो चालाक किसे कहेंगे? उसकी बात सुनकर अंतरा ने उससे कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे इस तरह से गलत समझ रहे हैं? और वह मेरे डैड हैं, मैं उनसे बात भी करूंगी, उनके करीब भी जाऊंगी। आपको कौन होते हो रोकने वाले हमें? तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत मायने रखता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा
तो तुम्हारी जिंदगी किसी जहन्नुम की तरह हो जाएगी। तभी दानिश गुस्से से नमन की तरफ देखकर बोला, क्या आप अभी भी यहीं पर हैं? क्या आपको यहाँ से नहीं जाना? अगर आपको नहीं जाना तो मैं खुद ही इस रूम को छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर दानिश अंतरा को लेकर बाहर निकलकर जाने लगा। नमन ने कहा, सॉरी सर, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। तो वहीं अंतरा अपने डैड को इस तरह जाते देख परेशान होकर बोली, डैडी आप यह क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों वंपायर के साथ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा मत कीजिए डैडी, मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज डैडी, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। लेकिन अब तक नमन वहां से चला गया था और दानिश ने गेट को अंदर से लॉक कर लिया। अंतरा ने जैसे यह देखा, वह अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, दानिश आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझसे दूर रहिए। लेकिन दानिश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे तुमसे दूर रहूं, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, इतना पास जितना कि तुमने सोचा भी नहीं है। या कहते हुए वह अंतरा के बेहद नजदीक आया। उसके नजदीक आते ही उसने अंतरा को गर्दन से पकड़ लिया और बोला, लेकिन उससे पहले मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम अब से किसी भी इंसान के इतने करीब नहीं जाओगी जितने आज गई थी, फिर वह तुम्हारे डैडी ही क्यों ना हो। अंतरा ने जैसे ही सारी बातें सुनी, वह एक पल के लिए शौक रह गई। दानिश की सारी बातें सुनकर अंतरा ने धीरे से कहा, आप पागल हो गए हैं? आप यह क्या बकवास कर रहे हैं? वह मेरे डैड हैं, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, भले वह मेरे सगे बाप क्यों ना हो, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर आपकी इतनी घटिया सोच हो सकती है? इस तरह की सोच दुनिया में किसी की भी नहीं होगी। मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी दानिश ने उसकी गर्दन को और भी ज्यादा दबाया और बोला, जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी तो तुम मेरी पनिशमेंट को बर्दाश्त करो। पनिशमेंट का नाम सुनकर अभी अंतरा कुछ कह पाती, उससे पहले ही दानिश झुका और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। अंतरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जब से वह इस घर में आई है तब से उसके साथ यह सब कुछ कितनी बार हो चुका था। वह बहुत ज्यादा हड़बड़ा गई और दानिश को दूर धक्का देने लगी, लेकिन दानिश उससे दूर होने की बजाय उसके और भी ज्यादा नजदीक आया और उसके मुंह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगा। पता नहीं क्यों, पर अंतरा को भी एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने कस कर सिसकते हुए दानिश के शर्ट को पकड़ लिया। देखते ही दानिश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। दानिश अंतरा को किस कर रहा था, तो वहीं अंतरा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बिल्कुल शौक होकर दानिश के शर्ट को कस कर पकड़ते हुए वहीं दानिश उसे और भी ज्यादा किस करने लगा। कुछ देर में अंतरा को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सांस नहीं आ रही है। दानिश यह सुनकर उसके कान में बोला, अब तुम्हें किसके साथ सांस लेना भी सीखना होगा, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा और मैं बार बार किस ब्रेक नहीं कर सकता। यह सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। पता नहीं क्यों, पर उसका चेहरा लाल हो रहा था। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसके सामने मौजूद इंसान क्यों उसे इस तरह से परेशान कर रहा था, और वह चाह कर भी रिजेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दानिश इतना अट्रैक्टिव था उसके सामने कि वह दानिश को चाह कर भी रिजेक्ट नहीं कर पा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या आप मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने आपको जितना परेशान किया था बचपन में, क्या अब आप वह सब कुछ मेरे साथ वापस करेंगे? यह सारी बातें सुनकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, तुम काफी समझदार हो, तुम्हें अच्छे से समझ आ गया कि मैं वाकई इस वक्त तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सिली गर्ल। या सुनते ही अंतरा का मुंह बन गया। उसने गुस्से के साथ ही कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने डैडी से आपकी शिकायत करूंगी। इसके जवाब में दानिश ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, कौन सी शिकायत करोगी तुम अपने डैडी से? यह सुनकर अंतरा ने गुस्से के साथ दानिश को दूर करते हुए कहा, मैं उनसे बताऊंगी कि आपने मुझे। यह कह वो एकदम से चुप हो गई, लेकिन तभी दानिश मुस्कुराकर बोला, क्यों, क्या हुआ? बताओ मुझे, तुम अपने डैडी से आखिर क्या बताओगी? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया?
अंतरा को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि वह बिल्कुल शॉक थी कि आखिर वह अपने दोनों डैडी से क्या बताएगी कि दानिश उसे किस कर रहा था। या कितना शेमफुल है एक बाप से ऐसी चीज बताना। अंतरा ने गुस्से के साथ, आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं ना, जिससे कि आप मेरे साथ यह सब कुछ करते रहें और मैं आपके बारे में किसी से बताऊं भी ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप ऐसा मेरे साथ करते रहे तो मैं आपकी मॉम से आपकी शिकायत कर दूंगी। अंतरा ने जैसे ही मॉम का जिक्र किया, अचानक से दानिश के चेहरे के वह शांत एक्सप्रेशन पूरी तरह से गायब हो गए। उसने उसे धक्का दिया और बोला, गेट आउट। अंतरा अचानक से संभल नहीं पाई, वह लड़खड़ा गई और बोली, यह क्या किया आपने? अभी मैं गिर जाती। दानिश गुस्से से बोला, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। अंतरा अब डर गई, उसे समझ नहीं आया कि दानिश अचानक से गुस्सा क्यों हो गया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तभी दानिश गुस्से के साथ उसके तरफ बढ़ा। दानिश चिढ़कर बोला, अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुक गई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं असलियत में क्या हूँ। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। यह सुनते ही अंतरा डर गई और वह बिना कुछ कहे वहां से लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल गई। दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां बनाया और अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लेते हुए अपने क्लोसेट में चला गया। इधर अंतरा सीधे अपने कमरे में आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो उन्होंने इस तरह मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया? जबकि गलती उनकी है, वह खुद मुझे अपने कमरे में लेकर आए थे और खुद मेरे साथ वह सब कुछ कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था, और फिर मुझे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करूंगी और मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। उन्हें क्या लगता है वह कुछ भी करेंगे मेरे साथ, मैं बस करने दूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह खुद में ही हड़बड़ा रही थी, तब तक दरवाजा खुला और श्रेया अंदर आते हुए बोली, अंतरा व्हाट हैपेंड? तुम क्या कर रही हो? श्रेया की आवाज सुनते ही अंतरा ने जल्दी से खुद को संभाला और बोली, कुछ नहीं, बस चेंज करने जा रही थी। लेकिन तुम कहाँ थी इतनी देर से? इसके जवाब में श्रेया ने कहा, मैं यहाँ पूरा महल घूम रही थी। मानना पड़ेगा कि बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ड्रीम पैलेस की तरह। यह सुनकर अंतरा ने भी चारों तरफ देखकर कहा, मैंने भी अभी तक इसे पूरा नहीं देखा, मैं देखना चाहती हूँ। यह सुनकर श्रेया ने कहा, मैं पूरा देख चुकी हूँ, मैं तुम्हें खुद घुमा दूंगी। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। तभी उसने कहा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे फ्रेश होना है, मुझे भूख भी लगी है। क्या तुमने कुछ खाया? इसके जवाब में श्रेया अभी कुछ कह पाती, उससे पहले किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, मैडम, हम आपके लिए और श्रेया मैडम के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं। यह सुनते ही उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह दोनों तुरंत गेट की तरफ चली गईं। इधर दूसरी तरफ विशाल के कमरे में विशाल अभी भी अपनी आंखें बंद किए किसी मुर्दे की तरह लेटा हुआ था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर आई। दानिश अंदर आया और वह विशाल को एकटक घूरने लगा। विशाल की आंखें बंद थी। वह विशाल को देखते हुए उसके पास बैठ गया और खामोशी के साथ लगभग 5 सेकंड तक उसे देखता रहा और सिर्फ कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने विशाल के हाथ को पकड़ा और बोला, आपको इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है। यह कहते हुए वह किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफी डरावनी थी, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ को पकड़ते ही विशाल की उंगलियों में मूवमेंट हुआ, जिसे दानिश देख सकता था, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और उसने मुस्कुराकर कहा, यू नो व्हाट डैड, मैं चाहूँ तो आप तुरंत ठीक हो सकते हो क्योंकि आप मेरे छूने से मोमेंट करते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको ठीक होते हुए नहीं देख सकता। आपने बहुत कुछ किया है मेरे साथ और खासकर उस इंसान के साथ जो मेरे बहुत ही करीब था, जिसे मैं एक तकलीफ भी नहीं पहुंचने दे सकता था। जो उसकी सजा तो आपको मिलनी ही थी ना। वेल, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह आप डिजर्व करते हैं। यह कहते हुए वह फिर से एक बार शैतानी तरीके से हंसने लगा और उसी वक्त वापस से विशाल के हाथों में मूवमेंट हुई, जिसे देखकर दानिश ने विशाल के हाथों पर अपनी पकड़ बेतहाशा और कस दी। अब दांत पीसकर बोला, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मुझे कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन आपने मेरी बात नहीं समझी। आपको लगा कि आप जैसे भाई को अपने कंट्रोल में इतने सालों तक रखते आए हैं, आप मुझे भी अपने कंट्रोल में रख लेंगे।
लेकिन आपको नहीं पता मैं दानिश ओबराय हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता और अब देखो मैं आज़ाद हूँ और मैं इतना आज़ाद हूँ कि मैं खुद के दम पर कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है और आज आप भी लाचार होकर मेरे आगे लेटे हुए हैं। यू आर नथिंग बट यू आर नथिंग। यह कहते हुए दानिश एक बार फिर से हंसने लगा, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा विशाल के लिए दिख रहा था। वहीं विशाल बस अपनी आंखें बंद किए अपनी उंगलियों को हिलाया जा रहा था, बाकी उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन गेट पर कोई ऐसा खड़ा था जो यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और वह यह सब कुछ देखकर वहां से चला गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।